नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, अर्थात जनरल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन या फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इस टॉपिक में क्या क्या ऐसा टॉपिक आता है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें यहाँ है रिएक्शन मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है उसका अध्ययन करेंगे, और उससे पहले कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारे चीज़ों का इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है उसके बारे में जानिए। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन या फिर इनऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, विशेष करके यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात होगी। तो साधारणतः किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, तो कुछ रिएक्टेंट अगर मिल करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो उसमें एनर्जी चेंज होता है, उसमें पुराना बॉन्ड टूटता है, एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है, जिस कारण से जो प्रोडक्ट बनता है उसका सारा जो रासायनिक गुण है वो अलग हो जाता है। तो इसमें पुराने बंधनों को टूटना, नए बंधन का निर्माण, ऊर्जा परिवर्तन, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सभी के सभी जो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो इंटरनल स्टेप है उसी की विस्तृत व्याख्या हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के जरिए करते हैं, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, कितने तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या है, कितने तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने प्रकार का होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ साथ रिएजेंट क्या है, ये सारी बातें इसमें अध्ययन करेंगे, जिसका एक टॉपिक नाम दे दिया गया है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, या इसे हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, या जनरल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, या जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ये सब टॉपिक से ये आता है, जिसमें इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हो जाना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन का ही जो इंटरनल स्टेप होता है, जो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, उन सारे चीजों की जानकारी इसमें प्राप्त करते हैं। इसलिए पहले जानना जरूरी है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। अर्थात केमिकल रिएक्शन जब होता है तब उसमें पुराना बॉन्ड टूटता है और एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात पुराने बंधनों को टूटना, एक नए बंधन के निर्माण से जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इस प्रकार से जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका सारा केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है, जो उसमें एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। The breaking of old bond and the formation of a new bond is called a chemical reaction. The breaking of old bond and the formation of a new bond is called a chemical reaction। अर्थात पुराने बंधनों को टूटना और एक नए बंधनों का निर्माण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे कि आखिर कैसे उसमें पुराना बॉन्ड टूटता है, एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पहले स्टेप में यहाँ मिथाइल क्लोराइड और यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है।
तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इसमें पुराना बॉन्ड टूटता है और एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है, जिस कारण से यहाँ कहा गया है कि पुराने बंधनों को टूटना और एक नए बंधन का निर्माण एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये रिएक्शन 4 चरणों में संपन्न होता है, लेकिन ये पहले स्टेप का रिएक्शन है कि जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यह अभिक्रिया एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में संपादित होता है तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात फोटोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ मीथेन जो मॉलिक्यूल है ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ क्लोरीन भी एक कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये भी बॉन्ड टूटता है। अब यहाँ पर एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पुराना बॉन्ड ये टूट रहा है, ये भी पुराना बॉन्ड जो यहाँ Cl2 में वो टूट रहा है और यहाँ एक नए बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसी नए बॉन्ड के निर्माण से जो यौगिक यहाँ प्राप्त होता है उसका सभी भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूरी तरह से वो परिवर्तित हो जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट का गुण होगा वो प्रोडक्ट के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पुराना बॉन्ड उसमें टूटता है और एक नए बॉन्ड का निर्माण होता है। पुराने बॉन्ड के टूटने एक नए बॉन्ड के निर्माण होने से ही उस प्रोडक्ट का सभी रासायनिक गुण बदल जाता है, जो सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शन में यही होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पुराना बॉन्ड है ये टूट रहा है और यहाँ एक नए बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। यही एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया का ये परिभाषा हो जाएगा कि पुराने बंधनों को टूटना और नए बंधनों का निर्माण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के हर एक पदों की विस्तृत व्याख्या, अर्थात ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है तो ये कैसे टूट रहा है, इसको बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड क्लीवेज कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बॉन्ड टूटता है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है, तो फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट वो कैसे बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार का होता है, फिर उसका अलग अलग भी टाइप है, इन सारे चीजों का अध्ययन इसमें करेंगे। वही रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो यहाँ ये तो केमिकल रिएक्शन हुआ, अब हम लोग चलेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म अर्थात रासायनिक क्रियाविधि। रिएक्शन मैकेनिज्म को रासायनिक क्रियाविधि कहा जाता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, लेकिन यहाँ विशेष करके ऑर्गेनिक अभिक्रिया, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसके हर एक पदों की विस्तृत व्याख्या, ऊर्जा परिवर्तन, नए बंधनों का निर्माण तथा पुराने बंधनों को टूटना, फिर उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, इन सारे चीजों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि द इंटरनल स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन is called reaction mechanism, or the internal step involved in any type of organic reaction like energy change, stereochemistry, bond breaking. These all topics have been included in reaction mechanism. अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, विशेष करके कार्बनिक अभिक्रिया में, पुराने बंधनों को टूटना, नए बंधनों का निर्माण, ऊर्जा परिवर्तन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन सारे चीजों का जो हम विस्तृत अध्ययन करते हैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है द सिस्टमेटिक स्टडी।
The systematic study of internal steps involved in a chemical reaction is called reaction mechanism. The systematic study of internal steps involved in a chemical reaction is called reaction mechanism. अर्थात किसी भी अभिक्रिया के आंतरिक स्टेप का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ शामिल होता है, उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म अर्थात रासायनिक क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस बात पर निर्भर करता है और इसमें कौन कौन से शामिल है, रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन। अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसमें क्या शामिल है, जिसमें पहला हो गया बॉन्ड ब्रेकिंग या इसी को बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं या इसी को बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। दूसरा हो जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीसरा हो जाता है रिएजेंट और चौथा हो जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो इस प्रकार से रिएक्शन मैकेनिज्म इन सभी बातों पर निर्भर करता है और रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारी बातें शामिल होती है, जिसमें पहला है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बॉन्ड क्लीवेज के नाम से भी जानते हैं या बॉन्ड फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है बॉन्डों को टूटना। ब्रेकिंग मतलब टूटना, यहाँ क्लीवेज का मतलब यही हुआ, यहाँ फ्यूजन का ही मतलब यही हुआ। ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट, अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो हमें स्पेसिस प्राप्त होता है उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। ये रिएजेंट है, प्रतिकारक या इसको अभिकारक कहते हैं। उसके बाद चौथा है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन या अर्थात कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रिएक्शन मैकेनिज्म इन्हीं चार बातों पर निर्भर करता है। अब हम लोग इसी चारों में से एक एक करके अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार का होता है, किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे प्राप्त होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार का होता है, उसका काम क्या है। अब रिएजेंट है, ये रिएजेंट क्या है, रिएजेंट के प्रकार क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है, कार्बनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से एक करके जानेंगे। इसमें पहला है बॉन्ड ब्रेकिंग या इसी को बॉन्ड क्लीवेज कहा जाता है या इसी को बॉन्ड फ्यूजन के नाम से जाना जाता है।
बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन एक ही प्रकार से हुआ। ये क्या है पहले इसको हम लोग समझ लें। मान लेते हैं कि यहाँ ए बी कोई कंपाउंड है, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो विशेष करके कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, और या फिर किसी विशेष केस में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आ जाता है। लेकिन 99% कंपाउंड में इस तरह के कोवैलेंट बॉन्ड ही मिलेंगे। तो ए और बीच के यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा प्राप्त होता है। और इसका यहाँ टूटना दो प्रकार से संभव होता है। यहां हम देख रहे हैं कि जब ये कोवैलेंट बॉन्ड अगर टूटता है तो यहां दो स्थिति उत्पन्न हो रहा है। यहां एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा, या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा तो बी पर माइनस चार्ज होगा और ए पर प्लस चार्ज होगा। अगर यहाँ ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो समान रूप से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जा रहा है। तो इसको कहा जाता है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये हो गया होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, या इसी को होमोलाइसिस भी कहा जाता है। होमोलाइसिस। और ये हो जाता है हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, या इसको हेट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो यहां बॉन्ड ब्रेकिंग आखिर है क्या? तो बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो संयोग में भाग लेने वाला एलिमेंट है उस पर किस तरह से हो रहा है, समान रूप से हो रहा है या असमान रूप से हो रहा है, उसी को बॉन्ड ब्रेकिंग कहा जाता है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग दो प्रकार का हो जाता है, एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या इसको होमोलाइसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा हो गया हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या इसको हेट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ अगर टूट रहा है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज दोनों एलिमेंट का अगर सेम है तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अलग हो जाएगा, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का बंटवारा समान रूप से हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर फिर दूसरा केस यहाँ पर है कि अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेगा, जिस पर वहां माइनस चार्ज उत्पन्न होता है और यहाँ प्लस चार्ज उत्पन्न होता है। तो जो एलिमेंट इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और वो एन आयन का निर्माण करता है और दूसरा कैटायन का निर्माण करेगा। अर्थात जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा उस पर एन आयन होगा और जिसका कम होगा उस पर कैटायन होगा। फिर अगर मान लेते हैं कि अगर ए ही ज्यादा ताकतवर है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा को वो खींच लेगा, तो इस पर एन आयन और फिर बी पर होगा कैटायन। तो इस प्रकार से यहाँ दो स्थिति संभव है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा समान रूप से हो रहा है तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ, और यहाँ असमान रूप से हो रहा है तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ। तो ये बॉन्ड क्लीवेज है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग द शेयरिंग एटम इज कॉल्ड बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फ्यूजन। अर्थात जो शेयर्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बंटवारा जो शेयरिंग में जो भाग लेता है उन तत्वों पर होता है, उन परमाणुओं पर होता है, उस एटम पर होता है
तो उसे ही हम बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। The distribution of shared pair of electrons among the sharing atom is called bond breaking. The distribution of shared pair of electron among the sharing atoms is called bond breaking. अर्थात जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है उसका बंटवारा संयोग में भाग लेने वाले तत्वों पर होता है, तो उसे हम बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन के नाम से जानते हैं। और ये फिर बॉन्ड ब्रेकिंग दो भाग में बंट जाता है। इसको पहला भाग कहेंगे और इसको दूसरा भाग कहेंगे। अर्थात ये बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार का हो जाता है, एक होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या होमोलाइसिस के नाम से जानते हैं, और दूसरा होगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा कि when equal distribution of shared pair of electron occurs among the sharing atom, so such type of bond cleavage is called homolytic bond cleavage or homolysis. In case of heterolytic bond cleavage, when the shared pair of electron goes with the element which has higher electronegativity value, such type of बॉन्ड क्लीवेज is known as heterolytic bond cleavage और हेटेरोलाइसिस। अर्थात जब समान रूप से इलेक्ट्रॉन का बंटवारा संयोग में भाग लेने वाले एटम पर होता है, तो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज को हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं या होमोलाइसिस करते हैं। अगर असमान रूप से होता है तो उसे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज या हेटेरोलाइसिस के नाम से जानते हैं। ऐसे केस में दोनों में से किसी एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा होता है और दूसरे का कम होता है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होगा वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जिसका कम होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इस तरह से उस पर प्लस चार्ज और जो लेगा उस पर माइनस चार्ज उत्पन्न होता है। चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, अर्थात तत्वों का एक टेंडेंसी होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा को अपनी ओर आकर्षित करे। एलिमेंट के इसी गुण को, एटम के इसी गुण को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के नाम से जानते हैं। अर्थात कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, तो जिस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा टेंडेंसी होती है वो ऐसे एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जिसकी कम होती है वो कम होता है। विशेष करके जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इस प्रकार से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है, मेटल का कम होता है। तो इसी बात पर ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग का ये टाइप हुआ। अब दूसरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म में शामिल है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो स्पीशीज प्राप्त हो रहा है उसी को रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है। यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान ये प्राप्त हो रहा है तो ये फ्री रेडिकल कहलाता है, तो ये फ्री रेडिकल हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ अगर कार्बन स्पीशीज है तो एक कार्बोनियम आयन हो गया, एक कार्बाइन आयन हो गया। तो इस तरह से ये सभी के सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो स्पीशीज प्राप्त होता है उसे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट उसका दूसरा।
रिएक्शन इंटरमीडिएट। Reaction intermediate, the species produced during bond breaking are called reaction intermediates। अर्थात बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो स्पीशीज में प्राप्त होता है उसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 4 प्रकार का हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ये 4 प्रकार का होता है। पहला है कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये है कार्बेन। अर्थात ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 4 प्रकार का होता है, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बेन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट वो है जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान हमें प्राप्त होता है, और उसका जो अलग अलग टाइप है, तो इस तरह से ये कार्बोनियम आयन हो गया, ये कार्बन आयन हो गया, और ये कार्बन फ्री रेडिकल हो गया, और ये कार्बीन हो गया। इस कार्बोनियम आयन को कार्बोकैटायन भी कहा जाता है, और इस कार्बन आयन को कार्बोएन आयन भी इसको कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो ये चारों सभी के सभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के ये टाइप है जो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम इन सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे।